प्रोबेबिलिटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन उसको बाइनोमियल की मेथड से करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है और कोई मार्क्स नहीं काटता है। मतलब अपने को आंसर लाने से बताइए कि आंसर लिखो, वहाँ लिखा नहीं रहेगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपको खाली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा, तो आप मुझे से निकालना निकालो, बाइनोमियल का यूज़ करके निकालना निकालो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके निकालना निकालो। तो मैं इसलिए जानबूझ के ये चैप्टर पहले पढ़ा ताकि प्रोबेबिलिटी में जो ऐसे क्वेश्चन है जो बाइनोमियल से इजीली सॉल्व करें तो उसको हम लोग बाइनोमियल से ही करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी से नहीं करेंगे। समझ आ अच्छे से? तो यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा याद करेंगे आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा? प्रोबेबिलिटी एहतिमाल है ना, चांसेस। प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं आप सब जानते हो, किसी भी चीज़ के अकर होने की, किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस, कितने % चांसेस, उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। अगर मैं बोलता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में पास होने के 0.6 प्रोबेबिलिटी मतलब 60% चांस है दैट यू विल पास, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग फेल? 0.4 परसेंटेज में बोले तो 40। यानी अगर मैं इसको सक्सेस मान लूँ, पास होने को मैं सक्सेस मान लूँ तो ये फेलियर रहेगा, ये क्या रहेगा? बोल फेलियर। अब बोले सर सही तो है, पास होने को नहीं, ऐसा नहीं। आपने जो चीज़ प्रोबेबिलिटी में मान लिया कि मैं इस चीज़ को स्टडी करूँ तो उसको सक्सेस मान लिया। जैसे मुझे ये पढ़ना है कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं उसको सक्सेस मान लिया, क्योंकि फिलहाल मेरी स्टडी किस चीज़ के ऊपर फेल होने के ऊपर, तो उसको मैं सक्सेस मान लिया। तब उस केस में, उस सिनेरियो में पास होना क्या रहेगा? फेलियर होगा। तो हम लोग सक्सेस किसको बोलते हैं? जिस चीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका अकर होना, उसका होना सक्सेस कहलाता है और उसका उल्टा होना क्या कहलाता है? फेलियर। इसका मतलब जब कभी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 100%। समझे? तो प्रोबेबिलिटी आपको चांसेस बताता है कितना % चांस है किसी चीज़ के होने का। अब प्रोबेबिलिटी को निकालने का आपने 10th में एक फॉर्मूला सीखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। जैसे आपकी क्लास से मैंने बोला आई हैव टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास, मेरे को ये क्लास से एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना। अब इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? 2 4 6 8 10 12 14, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। तो जो टोटल होता है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। टोटल को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 40। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 40। अब मुझे एक को चुनना है, तो आप 14 में से मैं कितने को चुन सकते हो? 14 में से 14 को चुन सकते हो, 14 में से 14 को चुन सकते हो। तो मेरा जो इवेंट है वो भी कितने का आएगा? 14 का ही है। तो 14/14 कितना आ रहा है? 1। यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो आप में से किसी एक के भी चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, आप में से किसी एक के भी चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/14 है। अगर मैं एक को चुनूँ, जैसे मैं बोलूँ अरशद को चुने जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो इन 14 में अरशद कितना? एक ही है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना रहेगा? 1। अगर 2 अरशद नाम के बच्चे होते तो नंबर ऑफ इवेंट 2 रहेगा। अभी फिलहाल अरशद एक ही है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1। और सैंपल स्पेस का नंबर कितना है? 40। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1/40। यानी अरशद की चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 1/40। चलो मैंने ऐसे बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है? क्लास में गर्ल कितने? 2 4 6 7। और सैंपल स्पेस कितना है? 40 है ना सैंपल स्पेस। गर्ल्स है 7, सैंपल स्पेस 40, 7/40 कितना है? 1/50। 50% चांस है कि लड़की चुनी। समझ में आ रहा अच्छे से? कैसे करेंगे उसके? इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे साथ में चलेंगे। अभी फिलहाल इसी कितना याद रखो काफ़ी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। इसके अलावा फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। फैक्टोरियल याद है? फैक्टोरियल याद है? कैसे कहते हैं फैक्टोरियल को? सबने मैंने ऐसा लिखा 5 फैक्टोरियल। तो इंग्लिश में जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं उसी को मैथ्स में क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? 5 को मल्टीप्लाई करते जाना है इससे कॉन्जिक्यूटिव एक एक छोटे नंबर से, कब तक? जब तक 1 ना आए। क्या लिखोगे आप इसको? 5 4 3 2 5 4 3 2 1, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब इसको बीच में भी कहीं रख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल, तो ज़रूरी नहीं इसको पूरा 1 तक खोलना। मैं समझे इसको बीच में 4 पे रुकना चाहता हूँ, 7 6 5 4। अब मुझे 4 पे रुक जाती है, 1 तक नहीं आती।
तो जहाँ पे बीच में हम लोग उठते हैं वहाँ पे फैक्टोरियल लाना है, वहाँ पे क्या डालना पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो मैंने इसको खोला और कहाँ तक ओपन किया, 4 तक ओपन किया, समझ में आ रहा है अच्छे से। ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट होता है। इसके अलावा आपने कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, NCR याद है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के प्रोसेस में कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। आपको एक चैप्टर था परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन को अरेंजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे क्लास में से एक मॉनिटर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। यही अगर मैं बोलूँ मुझे क्लास में बच्चों को बेंचेस पे बिठाना है, ऐसे बिठाना है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, एक लड़का हो एक लड़की, 2 लड़की बाजू में ना जाए 2 लड़की बाजू में, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग परम्यूटेशन का करते हैं। ये सब लेकिन अभी आपको काम नहीं आएगा, अभी आपको सिर्फ NCR का फॉर्मूला काम है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो बस। क्या फॉर्मूला होता है NCR का, याद करो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। मतलब ऊपर जो नंबर है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों के माइनस का फैक्टोरियल इंटू जो नीचे नंबर है उसका फैक्टोरियल। ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। जैसे मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको क्या बताया, 5C2 लिखा था। 5C2 क्या आएगा, 5C2 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल, r कितना है, 2 फैक्टोरियल। ये रहेगा 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 को सॉल्व करेंगे 5 4 3 पे रुक जाओ, क्योंकि नीचे भी मुझे क्या दिख रहा है, 3। हाँ 2 को खोल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 2 से 4 कैंसिल, 5 2 में 10, कितना आंसर आ रहा है, 10। समझ रहे, मैंने बोला बेटा 8C3, क्या बोला 8C3, कैसे देखो 8C3 को, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 पे से 2 गया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा, 8 को खोलेंगे, कहाँ तक खोलना, 5 तक खोलेंगे, 8 7 6 5 पे डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 3 2 5 से 5 कर गया, 3 से 6 कटा 2 2 से 2 कर गया, 8 से 2 समझे। तो ये होता है NCR को सॉल्व करने का तरीका। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप ये फैक्टोरियल नोटेशन से बचना चाहते हो, मैं आपको एक इजी मेथड आई टेल यू वन ईजियर मेथड। कौन सा ईजियर मेथड, इधर देखेंगे सब लोग, समझो मुझे ये करना है 9C2, क्या करना है बोल, 9C2। तो क्या करने का, अपॉन के नीचे जो नंबर है ना उसको खोल देने का, क्या नंबर है, 2 को खोलोगे तो कैसा आएगा, 2 1। अपॉन के जो नीचे नंबर है उसको 2 से खोल दो, मतलब उसको खोल दो, खोल दो। अब ऊपर जो नंबर है उसको जितना नंबर नीचे ना उतना ही खोल लेगा। नीचे कितना नंबर है, 2, तो 2 डिजिट तक खोलोगे, तो 9 को 2 डिजिट तक खोलोगे तो क्या देगा, 9 8, बस नहीं है। तो इसको सॉल्व करो, आंसर 2 का 2 205 936। समझ में अच्छे से समझो, मैंने आपको बोला 12C3, तो नीचे क्या करेंगे, नीचे किसको ओपन करेंगे, 3 को पूरा ओपन करेंगे, क्या आएगा 3 2 1 पूरा 1 तक। ऊपर क्या करेंगे, 12 को ओपन करेंगे, कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक, क्या आएगा वो 12 1 डिजिट हो गया, 11 2 डिजिट हो गया, 10 3 डिजिट। इसको सॉल्व करना, आंसर है 312 2 2 4 10 2 20 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 220। समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको NCR सॉल्व करने आए, क्वेश्चन में NCR सॉल्व करने आए। मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन हुआ। ये तरीका हो गया डायरेक्ट सॉल्व करके, फॉर्मूले से सॉल्व करने का, और ये हो गया डायरेक्ट सॉल्व करने का। आपको जो सही लगता है आप उससे करते हैं। NCR की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी मैं यहाँ पर, NCR की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा NC0 और NCN, ये दोनों का वैल्यू 1 है। NC0 और NCN, जैसे मैंने ऐसा लिखा 5C0, तो अगर नीचे 0 है ऊपर कोई भी नंबर है, आंसर कितना आएगा, करके देख, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटेगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 हमेशा, उसका प्रूफ है लेकिन इसके ऊपर जा रही है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या आएगा आंसर इसका 1/1 होता है। या फिर ऊपर जो नंबर है नीचे भी वही नंबर, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1। देख करके देख, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, r कौन है इधर 5, फिर से 1 आ गया, समझा।
NC 0, ऊपर कुछ भी नंबर है तो नीचे 0 है, या NC है, ऊपर जो नंबर है नीचे भी वही नंबर, इन दोनों का ही आंसर निकालता है माना। ये पहली बात एकदम अच्छे से समझा। नेक्स्ट वन NC 1, क्या बेटा NC 1, इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या आता है 6C1, करो इसको 6 फैक्टोरियल, 6 में से क्या 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को खोलोगे क्या आएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मतलब 5 से 5 कर देते हैं, जो ऊपर था वही है, सही है। तो NC1 का वैल्यू क्या होता है बेटा n, NC1 का वैल्यू क्या होता है बोल n। एक लास्ट प्रॉपर्टी और NCR और NCn-r दोनों का वैल्यू सेम है, NCR और NCn-r मतलब समझ मेरे को निकालना है 7C3 और मेरे को निकालना है 7, 7 में से 3 क्या 4, इन दोनों का आंसर सेम करके देखो, इसको डायरेक्ट करते डायरेक्ट नीचे क्या आएगा बोलो 3 2 1 पूरा खोलेंगे ना, और ऊपर 7 को खोलेंगे कितने डिजिट चलेगा 7 6, इधर क्या आएगा नीचे 4 को पूरा खोलेंगे ना 4 3 2 7 को कितने डिजिट तक खोलोगे 4 7 6 5 4 सॉल्व करो, 3 को नीचे 2 से 2 कट गया 7 5 कितना आंसर है 4 से 4 कट गया 3 को नीचे 2 से 2 कट गया 7 5 देखिए आया से। तो NCR और NCn-r मतलब ऊपर जो नंबर है नीचे जो नंबर है, वापस लिख रहा हूँ ऊपर का नंबर सेम है पर नीचे के नंबर को चेंज कर देगा, कैसे ऊपर में से नीचे वाले को माइनस से, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होती है बोल सेम। तो मैं आपसे पूछ रहा बताना 8C3 की वैल्यू किसके बराबर है 8C 8 में से 3 बराबर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। 12C8 का वैल्यू किसके बराबर है 12C 12 से 8 गया दोनों बराबर है, समझा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पर लगी, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर, 5 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन कंपल्सरी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से लिखते हैं। अब कैसे आते 2 क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन MCQ में पूछ देता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 3 और 2 5, समझ में आ रहा है अच्छे से। या फिर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले में आता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में आता है, 3 और 1 4 ऐसे, यानी 2 क्वेश्चन कंपल्सरी आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। एक सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले में भी आ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, कुछ अलग आपको और प्रैक्टिस करना है, सॉल्व एग्जाम्पल से कुछ कर लो, कुछ प्रीवियस से कर लो और कुछ प्रीवियस से कर लो। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो बाइनोमियल का 5 मार्क्स तो समझ आ रहा है। फिलहाल ये 12 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने से पहले करना क्या है सर हमको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को अलग अलग चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी बोलो प्रोबेबिलिटी निकालनी, एक्सपेक्टेड वैल्यू या उसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 4 चीज़ें। लेकिन लास्ट का जो 3 बोला वो तो एकदम मतलब हलवा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का इतना कुछ उसको छोड़ो। मेन फोकस अपन अभी किस पे रख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, किस पे रख रहे हैं बोल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कौन सी चीज़ के होने की, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ को समझ आ रहा है। बस इतना समझो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। क्या डिफाइन करना पड़ता है रैंडम वेरिएबल। सर रैंडम वेरिएबल मतलब कोई भी इवेंट जो हो रहा है, कोई भी इवेंट जैसे हो रहा है, जैसे मैंने बोला था क्लास में एक बच्चा सेलेक्ट करना है और वो लड़की होना चाहिए, क्लास में एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है वो लड़की होनी चाहिए। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या होगा, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या रहेगा, सेलेक्टेड मॉनिटर इज अ गर्ल, इसको बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। इस चीज़ का हो जाना क्या कहलाएगा सक्सेस, और इस चीज़ का ना होना क्या कहलाएगा फेल। तो सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है उसको पी से दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या कहलाता है बोल पी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो फिर से एक इवेंट हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसे मैंने क्लास में बोला कि सेलेक्ट किया गया बच्चा या सेलेक्ट किया गया मॉनिटर एक लड़की है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या बोलेंगे हम लोग, सेलेक्टेड मॉनिटर इज अ गर्ल।
इस चीज़ के हो जाने की, इस चीज़ के सक्सेसफुली हो जाने की जो प्रोबेबिलिटी देखी वो क्या कहलाएगी? जैसे यहाँ पर लड़की के सेलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, लड़कियाँ टोटल कितनी और टोटल बच्चे कितनी 40, तो 7/40 यानी कि हाफ है ही। तो पी का वैल्यू कितना क्या बोल हाफ। और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी लेकिन उसको क्या लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, उसको किससे दिखाएंगे? क्यू से। अच्छा 50% चांस है सक्सेस होने की, तो फेलियर की कितनी रहेगी? तो ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि पी और क्यू दोनों सेम आ रहा है, हाफ हाफ हमेशा नहीं। समझो पी आया 0.3, पी कितना है यानी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 30%, क्यू कितना है 70%। यानी मैं एक चीज़ ऐसे लिख सकता हूँ कि पी प्लस क्यू हमेशा कितना होता है? बहुत ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दोनों का वैल्यू हमेशा कितना आता है 1। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 - P। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो P और में से आपको कोई एक चीज़ मिले तो आप दूसरी आराम से निकाल सकते हो। P दिया Q निकालना है 1 में से माइनस कर, Q दिया P निकालना है 1 में से माइनस कर। समझ में आया? X रैंडम वेरिएबल, P क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है ना? P प्लस Q का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है? 1। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्मॉल n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो कितनी बार किया जा रहा है। जैसे मैं बोला था क्लास में से देखो एक मॉनिटर सेलेक्ट है, तो समझो मैं एक ही बार करूँगी, टाइम कितना रहेगा 1। एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है उसको बोलते हैं। मैं बोला क्लास में मेरे को 4 बार मॉनिटर सेलेक्ट किया विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार चुना नहीं अच्छा नहीं लगा चल बैठ, फिर आपका वर्क करके दूसरी बार चुना नहीं कुछ भी नहीं बता बैठ। हम लोग कितने बार सेलेक्ट करते हैं मॉनिटर? 4। वैल्यू की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। मतलब जो रैंडम वेरिएबल किया जा रहा है उसको कितनी बार ट्रायल किया जा रहा है, ट्रायल कितनी बार एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया जा रहा है उसका मतलब बोलते हैं स्मॉल n। एक्स क्या होता है समझो, स्मॉल n क्या होता है समझो, P और Q क्या होता है समझो, P प्लस Q की वैल्यू 1 होती है समझो। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x = x, ये स्मॉल x क्वेश्चन में दिया है। जैसे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 4 ट्रायल में से 3 बार लड़की होनी चाहिए, कितनी प्रोबेबिलिटी? मतलब मैं 4 बार उठा रहा हूँ मॉनिटर, पहली बार उठाया भेज दिया, फिर दूसरी बार ऊपर उठाया भेज दिया, फिर तीसरी बार ऊपर उठाया भेज दिया, फिर चौथी बार भी कितने ट्रायल किया मैंने? 4। अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना कि कितना % चांस है कि 4 में से 3 बार क्या है लड़की। तो ट्रायल कितने थे? 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4। सक्सेस यहाँ पर क्या है? लड़की का सेलेक्टेड मॉनिटर इज द गर्ल x। अब मैं कितनी बार चारों लड़की आ जाए? 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी है? 3, यानी स्मॉल x कितना रहेगा? 3। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो इस चीज़ के प्रोबेबिलिटी के निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी के निकालने का एक फॉर्मूला होता है NCX, n नंबर ऑफ ट्रायल, C आपने सीखा है, C का आंसर x कितने नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो इनटू P⁻x प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू x into Q⁻n-x probability of failure raised to n-x। This is the most important formula। पूरी एक्सरसाइज से प्लीज एक फॉर्मूले पे सॉल्व। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जितने मार्क्स के लिए आपके जेल में रखे हुए, बस आपको एक काम करना है P, Q, N और X, ये 4 चीज़ें पहचान ली। जहाँ आपने P, Q, N और X चारों पहचान लिया, खत्म है क्वेश्चन, हो गया। फिर सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, एकदम अच्छे से समझा। बस इसी के ऊपर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना। 12 क्वेश्चन है, 12 में से 11 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, और जो 12वां क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन उसके ऊपर है। वो तो बहुत ही आसान है, वो आगे तो तुम्हारी चाहिए, और हर साल आता ही एक क्वेश्चन उसके ऊपर, एक क्वेश्चन उसमें का देते ही, या तो 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए, या MCQ में ऐसे, वो लोग बहुत ही आसान है। मेनली प्रोबेबिलिटी वाले का लोग काम करेंगे, है ये भी बहुत आसान है। खाली मैंने जो चीज़ सिखा दिया वो समझ में है। एक्स किसको बोलते हैं? जो भी इवेंट हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर था कि सिलेक्टेड लड़की क्या होना चाहिए? मॉनिटर। उस चीज़ के हो जाने की प्रोबेबिलिटी P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उस चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी Q। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना? उसके बाद स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? P of x = स्मॉल x = NC(x) फॉर्मूला लिखना है, इसके ऊपर मार्क्स होगा। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना भी होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखा, ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम कैसा लिखा, ये मेरा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफाइंड हुआ है रैंडम वेरिएबल x पे बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, P। बस ऐसा लिखिए, इसको बोलते हैं PA। इसको क्या बोलते हैं? बोल
PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये PMF क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में। अब इसे लिखता लिखेंगे द PMF ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल, द PMF ऑफ द गिवन रैंडम वेरिएबल, बस इतना लिखेंगे। और क्या लिखना होता है? x बिलोंग्स टू b n कॉमा b, बस इतना लिखना। x की जगह पर x रहेगा, b की जगह पर b रहेगा, n की जगह पर जो भी नंबर ऑफ ट्रायल है वो आएगा, p की जगह पर जो भी p का वैल्यू है वो आएगा। अभी जब 2 क्वेश्चन करूंगा आपको पूरा क्लियर है, बोले हाँ सर समझ गए, बस कर आगे क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही चीज़ें, इसको लेकर फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोले? देखो, a die is thrown 6 times। डाई पता है? डाई पासा लूडो में पासा कहते हैं ना, तो उसको फेंक रहे आप बोले कितनी बार फेंक रहे? 6 बार। अच्छा, एक बार फेंका, 2 बार फेंका, तो ट्रायल में कितनी बार किया? 6 बार, तो n मिल गया 6। देखो पहली लाइन पढ़े, n मिल गया, ठीक है ना? ध्यान से देख रहे हैं, a die is thrown 6 times यानी कि n है 6। If getting an odd number is a success, यहाँ पर हम लोग सक्सेस किसको मानते हैं? कि डाई के ऊपर ऑड नंबर आना चाहिए। अब मुझे तो डाई पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 4 5 6। तो इसमें सक्सेस किसको माना जाएगा? अगर 1 है, 3 है और 5, यानी 6 में से कितने? 3। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/6, मतलब कि हाफ, 50%। अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? आगे देखो, if getting an odd number is a success, find the probability of। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। नंबर 1 5 सक्सेस, मतलब 6 में से 5 बार एक ऑड नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? नंबर 2 एटलीस्ट 5 सक्सेस, 6 में कम से कम 5 बार तो आएगा ये ऑड नंबर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एटमोस्ट 5 सक्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही बार आएगा ऑड नंबर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? सॉल्व करते हैं इसको। ऐसा पढ़ने में मजा नहीं आएगी, सॉल्व करने में। सब बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है x। सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है बेटा? x, रैंडम वेरिएबल। हम लोग लिखेंगे लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, x है रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर सक्सेस किसको बोला उसने? ऑड नंबर आने को ना। हम लोग लिखेंगे x नंबर ऑफ सक्सेस, ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ सक्सेस दैट इज गेटिंग एन ऑड नंबर। x हमने किसको मान लिया बेटा? नंबर ऑफ सक्सेस को। और सक्सेस है क्या बेटा? सक्सेस है क्या? गेटिंग एन ऑड नंबर। ये जो मैंने डाइस फेंका है उसमें क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है ना? बेटा ध्यान से देखो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, किससे निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को? p से। अब p निकालते, तो यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ दिस इज रफ। बेटा जब एक पासे को फेंकेंगे तो पर इधर तो 6 बार फेंक रहे, वो ट्रायल है, वो छोड़, पासा तो एक ही फेंक रहे ना। जब एक पासे को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? बोलो 6। सही है। अब इसमें अपना सक्सेस क्या रहेगा बेटा? ऑड नंबर आना। ऑड नंबर कौन कौन से? बोल, ऑड नंबर कौन कौन से? 1 3 5। कितने नंबर है ऑड? 3। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आ रहा है? 3 आ। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इवेंट का नंबर, सैंपल स्पेस का नंबर, 3/6 कितना आएगा? 1/2। ये करने की कोई जरूरत नहीं है, सरासर टाइम वेस्ट हो। आपको इतना दिमाग में करना है। एक बार पासा फेंकिए 6 नंबर आएंगे, उसमें ऑड कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 3 नंबर, 6 में से 3 नंबर, यानी कि 3/6। 3/6 मतलब 1/2। इतना आपको दिमाग में करना है। टिफिन के बाद में आप भूल जाओ कि इधर 1/2 कहाँ से आया था, इसलिए मैं डब्बा आपको बना दिया। समझा अच्छे से? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होता? डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट लिखो या पहले ऐसा लिखो, 3 ऑड नंबर आउट ऑफ 6 टोटल नंबर, यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आ गया? 1/2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना रहेगा? 1/2। 1 माइनस p ना, पहले ऐसा लिखेगा, तो 1 माइनस हाफ कितना आएगा? हाफ। तो भाई p आ गया है, q आ गया है, बचा कौन है? ट्रायल। डायरेक्ट लिखेगा, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल इज 6। डायरेक्ट लिखा, नंबर ऑफ ट्रायल इज 6। n आ गया, p आ गया, q आ गया। अब दिखाने का रेंडम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले किसको लिखना होता है? n। देखना पहले किसको लिखना होता है? n। कौन है? 6। और n के बाद किसको लिखना होता है? p को। p कितना है इधर? हाफ। ये लिखिए। उसके बाद लिखिए देयरफॉर PMF ऑफ गिवन x इज, दिए गए सक्सेस का जो रैंडम वेरिएबल है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? वाला फॉर्मूला क्या रहेगा? p ऑफ x इज इक्वल्स टू NCx p रेज़ टू x q रेज़ टू n/6।
अब n p और q पता है ना, रख दो यहाँ पर। p ऑफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू n कितना है 6cx, p कितना है हाफ रेज टू x, q कितना है हाफ रेज टू n कितना है 6 माइनस, ये आ गया ये है। अब इसकी मदद से आपको जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना है आप इस केस में निकाल सकते हो। किसकी निकालना है, पहला केस है किसकी निकालना है, बोलो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। सक्सेस नंबर ऑफ सक्सेस हमने किसको माने थे, x को ना। 5 सक्सेस मतलब क्या किया, x का वैल्यू क्या किया, बोल x का वैल्यू, यानी मुझे निकालना है p ऑफ x इक्वल्स टू 5। क्या निकालना है, p ऑफ x इक्वल्स टू 5। तो रखिए इस फॉर्मूले में, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या रख देंगे, इधर रख दिया 5 ना, रखो 5, 6c5 1/2 रेज़ टू 5, 1/2 रेज़ टू 6 माइनस 5। नाउ लेट अस सॉल्व इट। कॉम्बिनेशन को कैसा सॉल्व करते हैं अपनी सिखाया था ना, कैसा सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन को, बोलो अपॉन के नीचे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है उसको क्या करेंगे, पूरा खोलें, 5 4 3 2 1 बोल दिए। अपॉन के ऊपर क्या करने का, ऊपर जो नंबर रहेगा उसको वहाँ तक खोलने का, उसको वहाँ तक खोलने का, जितने डिजिट है नीचे नंबर है, कितना नंबर है 5, उसको 5 डिजिट तक खोलेंगे, 1 डिजिट 2 3 4 5, करेक्ट है, कैंसिल हो गया थी, ये पूरा करेगा तो बचेगा क्या 6। अब इसको करने का मैं एक और तरीका दिखाऊँ आपको, एक और आसान तरीका, ज़रा ध्यान से देखो। वो जो पिछली वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, 6c5 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसकी वैल्यू बराबर रहेगी 6c, 6 में से 5 गया, ठीक है हाँ या ना, प्रॉपर्टी पढ़ा था। और एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, जब भी नीचे 1 आ गया तो ऊपर जो वैल्यू होती है वही आंसर में आ जाती, सॉल्व करने से समझा। 6c5 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 6 को लिखो, 6 में से 1 निकालो कितना आ गया 5, नीचे 5, 6 में से 5 निकालो कितना हो गया 1, ये आ गया 1। और जब नीचे 1 आ गया तो जो ऊपर रहता है वही आंसर में आता है, प्रॉपर्टी यूज करके। सर मैं ऐसा नहीं किया पूरा सॉल्व करके चलेगा, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, टाइम बचा रहे हम लोग खाली है ना। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 6 आ गई। अब हाफ रेज़ टू 5, तो 1 रेज़ टू 5 तो 1 ही रहेगा, 2 रेज़ टू 5 कितना रहेगा 2 रेज़ टू 5, हाफ रेज़ टू बेटा 6 माइनस 5 1, सो द आंसर इज 6, 1/2 रेज़ टू 5, 1 रेज़ टू 1 1, 2 रेज़ टू 1 1, तो कितना है 6, 1/1 1 the 1, 2 रेज़ टू 5 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू 6, तो 6 1 जा 6, 2 रेज़ टू 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 25, 25 दूनी 64, कैंसिल होंगे दोनों, इससे कैंसिल होगा 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 3 4, कितना आंसर आ रहा है b/30, b/30, ये आंसर खत्म हो गया पहला वाला। तो जो आपसे पूछा था 6 में से 5 बार ऑड नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में बताऊँ, बिना पासा फेंके बिना पासा छुए हम लोग आंसर निकाल देंगे। परसेंटेज में देखते हैं कितना आएगा, 3/32 into 100, 9.375%। 6 बार जब पासा फेंकोगे ना तो उसमें 5 बार ऑड नंबर आएगा, उसके परसेंटेज चांसेस के परसेंटेज ये 9.37। दिस इज वेरी ऑफ मैथमेटिक्स, बिना पासा छुए आप बताओ। 6 बार जब पासे को फेंका जाएगा तो 6 में से 5 बार एक ऑड नंबर आए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट चांस है इसका, 9.375%। समझ में अच्छे से। सेकंड वाले में क्या पूछा है, सेकंड वाले में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 5, 5 से कम रहेगा तो चलेगा क्या, कम से कम 5 मतलब 5 से कम रहेगा तो चलेगा क्या, नहीं भाई, कम से कम 1000 रुपया तो लगेगा, 900 चलेगा, कम से कम 5 मतलब 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 हो सकता है या तो 5 से ज़्यादा हो सकता है। अच्छा टोटल ट्रायल ही कितने किए गए, 6। अब वो बोला इन 6 में से भी कम से कम 5 बार तो सक्सेस होना है, तो एक बार सक्सेस चलेगा क्या, 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ 5 बार चलेगा और 6 बार, तो एटलीस्ट 5 को देखना ऐसा लिखना, P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सही ना। सक्सेस या तो 5 बार होना चाहिए या उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 5 या 5 से ज़्यादा मतलब कौन, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 6, दोनों का 5 बार सक्सेस 6 बार सक्सेस।
एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5 बार सक्सेस होना चाहिए, यानी कि या तो 5 बार होना चाहिए या 6 बार। सब 7 बार भी तो आएगा भाई, ट्रायल ही 6 बार हुए ना, तो 7 बार कहाँ से लेके आओगे? तो एटलीस्ट 5 मतलब जो 6 बार ट्रायल किए गए इसमें कम से कम 5 बार सक्सेस होना है, मतलब या तो 5 बार होना है या पूरा का पूरा 6 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार और 0 बार। 0 बार मतलब जितनी भी बार फेंका गया 1 बार और नंबर लिया, यानी 0 सक्सेस। तो 0 1 2 3 4 नहीं चलेगा, क्या क्या चलेगा? 5 चलेगा और 6 चलेगा। अब दोनों का निकाल लेते हैं, फॉर्मूला है अपने पास, दोनों को फॉर्मूले में रख दो। इसमें x का वैल्यू 5 है, इसमें x का वैल्यू 6 है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 5, यहाँ पे 5 रख दो, क्या हो जाएगा? 6c5 हाफ रेज टू 5 हाफ रेज टू 6 माइनस 5 प्लस यहाँ पे भी x का वैल्यू 6 रखेंगे, 6c6 हाफ रेज टू 6 हाफ रेज टू 6 माइनस 6। तो x इक्वल टू 5 के लिए जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर 5 रख दिया, देख रहे हो? और x इक्वल टू 6 के लिए जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर क्या रख दिया? 6 रख दिया। सही है। अभी देखो क्या होगा, 6c5 अभी निकाल के दिया, तो 6c5 कितना होगा? 6 होता है। हाफ रेज टू 5 हाफ रेज टू 6 माइनस 5 प्लस 6c6, ऊपर नंबर नीचे नंबर सेम है, 0 बोल, ऊपर नंबर नीचे नंबर सेम है, 1 आएगा ना रे, अब आया को 1 हाफ रेज टू 6 हाफ रेज टू 6 माइनस 6 0, एनीथिंग रेज टू 0 1, तो ये जाएगा 6 हाफ रेज टू 5 को मैं ऐसा लिखूंगा 1/2 रेज टू 5 हाफ रेज टू 1 मतलब हाफ, 1 में भी लिखेंगे तो चलेगा, हाफ रेज टू 6 को ऐसा लिखूंगा 1/2 रेज टू 6 हाफ रेज टू 0 मतलब 1, एनीथिंग रेज टू 0 मतलब कितना हो जाएगा? 6/2 और 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 6 हो गया 1/2 रेज टू 6, दोनों के अपॉन में 2 रेज टू 6 कॉमन, ऊपर क्या गया 6 और 1, तो 6 + 1 7, 2 रेज टू 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई की क्या आया था? 64, 7/64। दिस इज द टारगेट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस। समझा? तीसरे में क्या पूछा है? बोलो तीसरे में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेस। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, मतलब 11 मिनट लगेगा तो चलेगा क्या? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मतलब या तो 5 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। 5 से ज़्यादा चलेगा क्या? नहीं। तो 5 या 5 से कम मतलब कितना सक्सेस हो सकता है? 0, एक भी नहीं आया वर्ड नंबर, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, ये हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 5। कितना निकालना पड़ेगा? 6 नंबर निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। करेक्ट है? इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, पहले तो देखो एटमोस्ट 5 को लिखेंगे कैसे? एटमोस्ट 5 को कैसा लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब या तो 5 होना चाहिए या उससे कम। तो देख एटलीस्ट को लिखने का तरीका ये होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एटमोस्ट को लिखने का तरीका ये होगा लेस देन। एटमोस्ट 5 या तो 5 होना चाहिए या 5 से कम। तो टोटल कितनी वैल्यू आएगी इसमें? 6। तो ऐसा करेंगे, कर सकते हैं, आंसर आएगा। बट डोंट यू थिंक इट विल बी अ वेरी लेंथी वर्क, ये तरीका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग इसको एक अलग तरीके से करेंगे। कैसे? 5 तो हो ही गए ना, बचा कितना ट्रायल? अच्छा कितना ट्रायल? एक ही ट्रायल बचा ना, एक ही ट्रायल बचा। अब मुझे बताना है जितना भी ब्लू वाला है ये फिलहाल हमारे सक्सेस को दिखा रहे हैं, एक काला वाला किसको दिखा रहा है? फेलियर। सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी मिला दी तो आंसर कितना आता है? सही है। ये प्लस px = 6 को वहाँ पे देंगे तो ये इतना लंबा 6 निकालने से अच्छा ये 1 निकालो। नहीं समझा? 1 - p of x raised to 6 निकालो। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊँ। जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा ना लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और बहुत बड़ा आ रहा है आपको उसको छोटा करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1 माइनस लिखने का, 1 माइनस लिखने का, p लिखने का, ये x लिखने का, 5 लिखने का, जो है सब कुछ ऐसे लिखने का। लेस देन इक्वल टू रहेगा ना उसको ग्रेटर कर देंगे। लेस देन इक्वल टू रहेगा तो क्या बनाने का? ग्रेटर। ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो लेस देन बनाने का। ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन इक्वल टू, और लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी लेस रहेगा तो ग्रेटर कर देने का, ग्रेटर रहेगा तो लेसर कर देने का, इक्वल टू है तो नहीं लगाने का, नहीं है तो लगाने। यहाँ पर क्या करेंगे? वो लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। इक्वल टू था ना, यहाँ पे आएगा क्या? इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखना,
1 को ऐसे रहते, p को ऐसे रहते, x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए। था ही कितना ट्रायल, 6 ट्रायल था ना, तो इसमें 5 से बड़ा कौन है? 5 से बड़ा कौन है? खाली एक ही ना, 6 आया सेम चीज, ठीक है, उसको याद रखो। समझो मैंने ऐसा बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 9। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना करते बैठे, क्या करो? 1 माइनस b ब्रैकेट x 9 लेस देन इक्वल टू का क्या हो जाएगा? ये यार समझा अच्छे से, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा करना नहीं। अब इसको सॉल्व कर देते फटाक से। 1 को ऐसे लेंगे तो माइनस p ऑफ x इक्वल टू 6, यार फॉर्म में यहाँ जहाँ x है वहाँ 6 है, 66 हाफ रेज टू 6, हाफ रेज टू 6 माइनस 6 कितना हो जाए? देख 1 माइनस 66 1 हाफ रेज टू 6 मतलब 1/2 रेज टू 6, हाफ रेज टू 6 माइनस 6 मतलब 0, 6 माइनस 6 कितना आएगा रे? 6 माइनस 6 0 आएगा ना, तो ये 1 माइनस 1 कहीं लिखेंगे तो चलेगा 1/2 रेज टू 6, 1/2 रेज टू 0 मतलब 1, एनीथिंग रेज टू 0 मतलब कितना 1, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 रेज टू 6 मतलब 64, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करें 64 मतलब 64 माइनस 1/64 कितना आंसर आ जाएगा? 63/64। दिस इज द आंसर। नहीं यकीन है ये 5 को निकाल के 6 को ऐड करके देख लो, आंसर सेम है। समझ में आ रहा अच्छे से? ये खत्म हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपको एक साथ 3 क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इतना पड़ा। ऐसा आएगा तो 4 मार्क्स को आएगा, एक साथ 3 आएगा तो कितने मार्क्स को आएगा? 4। कैसे करना है समझा? समझा अच्छे से? लिखो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, एक साथ 2 डाई को फेंके आपने, एक साथ 2 डाइस को थ्रो किया ना, एक साथ 2 डाइस। आगे देखो 4 टाइम्स, कितनी बार फेंके? पहले ऐसा एक बार दोनों को फेंके, फिर दूसरी बार दोनों को फेंके, फिर तीसरी बार दोनों को फेंके, फिर चौथी बार। एन कितना है? 4। तुम लोग ना वो 2 पेयर ऑफ डाई पढ़ के 2 लिखते थे, वो एक एक्सपेरिमेंट है, 2 को एक साथ फेंके एक एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया जा रहा है? 4 बार। तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने बेटा? 4। एन कितने बोल? 4। आगे देखो, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर सक्सेस, सक्सेस किसको मानेंगे हम लोग? डबलेट आना चाहिए, मतलब पहले वाले डाई पे जो नंबर आया दूसरे वाले पे भी वही आया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसा डबलेट आ गया तो इसका अपन क्या मानेंगे? सक्सेस। क्या मानेंगे बोल? सक्सेस। आगे देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, तो अपने को कितने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालना है? 2 सक्सेस, यानी x = 2। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, पहले वाले में 3 था ना, इसमें एक ही क्वेश्चन समझा करें। फिर एक बार रिपीट करो, पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, एक साथ 2 डाइस को फेंके, कुछ भी नंबर आ सकते हैं ना, पहले भी कुछ भी दूसरे पे भी कुछ भी, पर अपन सक्सेस किसको मानेंगे? दोनों पे सेम आने चाहिए, डबलेट आने चाहिए। और ऐसा ट्रायल कितनी बार किया जा रहा है? 4 बार। कैसा लिखेंगे नोट कर लीजिए, हाउ विल वी राइट इट डाउन? लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल, जो आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ सक्सेस, किसको दिखा रहा है बेटा? नंबर ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर सक्सेस माना किसको गया है? पॉकेट कैंडिडेट्स। यहाँ पे सक्सेस माना किसको गया है? दैट इज, ध्यान दे, दैट इज गेटिंग अ डबलेट। डबलेट आएगा तो उसको सक्सेस मानेंगे, डबलेट आएगा तो उसको सक्सेस मानेंगे। x के फौरन बाद हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p। अब यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आएगी, वो इम्पोर्टेंट है। रफ और देख सबसे पहले तो सैंपल स्पेस, एक साथ 2 डाइस को फेंका गया, एक साथ कितनी डाइस को फेंका गया? 2। क्या सैंपल स्पेस आएगा? देख, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे भी 1 आ गया, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ गया, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 5, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 6, फिर पहले पे 2, दूसरे पे 1, तो ऐसा टोटल कितनी आएगी? 6 आएगी। तो पहली लाइन में 6 आया, दूसरी लाइन में 6 आया, ऐसे कितनी लाइन में? 6 लाइन, 6/6 36, एकदम आखिरी वाला नंबर आएगा 6,6। समझ रहे? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 36। जब 2 डाइस को फेंका जाता है, 2 डाइस को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस कितने का बनेगा? 36 का। अब अपना सक्सेस हमने किसको मानी है?
सक्सेस इसको माने बोले डबलेट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? डबलेट बोले तो कौन कौन? 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, दिन जरा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस 36 में से 6 अपना सक्सेस है। तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नंबर ऑफ इवेंट 6 है, टोटल सैंपल से 6/36 कितना? 6/36। 6/36 मतलब ये आ गया। ये करने की कोई ये वाहियात काम है, जी हाँ, दिमाग में करने का। 2 डाइस को फेंकेंगे तो 36 सैंपल स्पेस बनने वाला है। उसमें डबलेट आएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 यानी 6। 6/36 कितना हुआ? 1/6। पी आने के बाद क्या चाहिए रहता है? क्यू। क्यू कैसे निकालते हैं? बोलो 1 - 3। तो 1 - 1/6, तो 6 - 1/6 कितना होता है? 5/6। गिवन ट्रायल कितना दिया है? ट्रायल कितना दिया है? 2 डाइस को कितनी बार फेंका गया? 4 बार। तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना है? 4। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? x बिलोंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p। n कितना है? 4। p कितना है? 1/6। लिखेंगे देयरफॉर PMF of given x is दिए गए रैंडम वेरिएबल का PMF रहेगा p of x is equals to x n c x e raised to x q raised to n minus x। ये तो सब में सेम रहता है ना। अभी p q n x की वैल्यू रखेंगे, that is p of x is equals to n कितना है? 4 c x। p कितना है? 1/6 raised to x। q कितना है? 5/6 raised to n minus x। तो ये आ गया अपना PMF का फॉर्मूला। इसकी मदद से निकाल दो प्रोबेबिलिटी। अब कितने की प्रोबेबिलिटी निकालने बोला था उसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। तो ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस मतलब p of x is equals to 2। 2 सक्सेस आ रहा है मतलब x कितना बचा? 2। क्योंकि सक्सेस हमने किसको माना है? x को माना है। p of x is equals to 2। तो जिधर x है उधर 2 है। 4 से 2 1/6 रेज़ टू 2 5/6 रेज़ टू 4 - 2 सॉरी 4 है ना इनकी वैल्यू 4 - सॉल्व करेंगे। 4 से 2 कैसे सॉल्व होगा? देख नीचे 2 को खोल के पूरा कितना आएगा? 2 1 और 4 को कितने डिजिट तक खोलेंगे? 2 डिजिट तक। 4 3 1/6 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 6 रेज़ टू 2 सही है। 5/6 रेज़ टू 4 - 2 कितना करें? 2 से 4 कट के 2 आएगा। 2 × 3 कितना हो गया? 6। 1/6 रेज़ टू 2 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो 1 6 स्क्वायर से कट जाएगा। 6 स्क्वायर × 6 कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब कितना होता है? 200 216 होता है। निकाल के देखिए 6 से 36 36 6 से 36 का 6 80 3 6 3 18 18 और 3 21 हाँ 224 25/216 आंसर क्वेश्चन। समझा? तो जब 2 डाइस को एक साथ कितनी बार फेंक रहे? 4। तो 4 में से 2 बार डबल नंबर आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? देखो क्वेश्चन नंबर 3 देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स। कुछ तो भी नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें 5% कितने बेटा डिफेक्टिव है? 5% कितने डिफेक्टिव है इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम। तो बहुत सारे आइटम्स थे जिसमें से 5% तो डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स। टोटल कितने आइटम अपने को सैंपल में से सिलेक्ट करने हैं? 10। यानी एक एक करके कितना आइटम निकालना है? 10 बार। एक एक करके कितना आइटम निकालना है? 10 आइटम निकालना है। अ सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। अब इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी कि 10 में से एक से ज्यादा आइटम डिफेक्टिव नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग सक्सेस किसको मानेंगे? निकाले बोले सही छोड़ो सही छोड़ो आया डिफेक्टिव। इधर सक्सेस किसको मानेंगे? डिफेक्टिव। इधर सक्सेस मानेगा डिफेक्टिव। टोटल कितनी बार निकाला जा रहा है? 10 बार। तो ट्रायल कितने हो रहे थे? 10। मेरे ध्यान से देख कैसे लिखूंगा। लेट x इज द रैंडम वेरिएबल जो आपको क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ सक्सेस। बार बार वही दैट इज यहाँ पर सक्सेस किसको मानते हैं? डिफेक्टिव आइटम ना। यहाँ पर किसको मानते हैं? डिफेक्टिव आइटम। सही है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डायरेक्ट दिया। सक्सेस किसको मान ले, डिफेक्टिव एटम। पहली लाइन में लिखा है डिफेक्टिव एटम के आने का कितना परसेंट चांस है, और सैंपल करते हैं 5% डिफेक्टिव एटम, यानी डिफेक्टिव एटम के आने का चांस उसका परसेंट है 5, वही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी है। 5 का इसी रेंज में परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 5 एक 5, 5 3 10 0, कितना आ गया 1/20, पी आ गया 1/20। अब पी आ गया तो क्या निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला क्यू 1 माइनस 1/20, कितना हो जाएगा 20 माइनस 1/20, तो क्यू कितना आ गया 19/20। ट्रायल कितनी बार हो रहा है, 10 बार निकाला जाएगा ना सैंपल, तो ट्रायल कितनी बार है 10 बार। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय b ऑफ n कितना है 10 और p कितना है 1/20। इसके बाद क्या लिखना होता है, रियल और PMF of given x is p of x is equals to nc x 3 raised to x 2 raised to n minus x 6 7 from the same answer. That is p of x is equals to n कितना है 10 10 c x p कितना है 1/20 raised to x q कितना है 19/20 q 1/20 है ना, और n 10 minus x। दिस इज द फॉर्मूला फॉर p, इसी की मदद से सॉल्व। ठीक है, अब क्या बोला उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव एटम, एक से ज्यादा 10 में से एक से ज्यादा एटम डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, टोटल कितने आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं 10। अब मैं बोला इस 10 में एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, कितना डिफेक्टिव हो सकता है एक, या तो सही, या तो 10 का 10 सही है या तो एक डिफेक्टिव। इसके ऊपर चलेगा क्या नहीं, तो देखो मैं इसको कैसा लिखूंगा, p ऑफ x का वैल्यू डिफेक्टिव आइटम का जो नंबर है वो 1 के बराबर या उससे कम, नॉट मोर देन 1, यानी 1 या उससे कम। तो 1 या उससे कम कैसे लिखे, तो 1 और उससे कम में कौन आएगा 1 आएगा और 0 आएगा। That is p of x is equals to 0 plus p of x is equals to दोनों तरफ के फॉर्मेट, जहाँ x है पहले वहाँ 0 तो क्या आएगा, 10c 0 1/20 raised to 0 19/20 raised to प्लस माइनस प्लस, अब इधर x है उधर क्या रख देंगे 1, 10c 1 1/20 raised to 1 19/20 raised to 10 minus 2, क्या है 10c 0 1 आता है ना, 1/20 raised to 0 1, 19/20 raised to 10 minus 0 कितना आएगा 10, 19 raised to 10 20 raised to 10, सही है। 10c 1 नीचे 1 है तो जो ऊपर रहता है वो आएगा ना 10, 1/20 raised to 1 1/20 19/20 10 minus 1 कितना आएगा 9, सही है। कितना बनेगा देखिए 1 1 जा 1 into 19 raised to 10, सही है, डिवाइडेड बाय 20 raised to 10 प्लस ये 10 को ऐसे रख दो, 19 raised to 9 को भी ऐसे रख दो, डिवाइडेड बाय 20 raised to 1 20 raised to 9 कितना हो गया 20 raised to 10। दोनों के अकाउंट में क्या कॉमन है 20 raised to 10 कॉमन है, ऊपर भी कुछ कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है 19 raised to 9 को कॉमन ले सकता हूँ, तो 19 raised to 9 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचा क्या फिर, यहाँ से 19 raised to 9 बाहर चले गए तो 19 raised to 1 बचे ना 10, यहाँ से पूरा बाहर चले गए तो क्या बचा 10, तो आंसर इज 19 raised to 9 20 और 10 29 डिवाइडेड बाय 20 raised to 10। बस इसको सॉल्व मत करें, इतना लाभ नहीं आने का, 19 raised to 9 निकालते हुए चल नहीं छोड़ देंगे आंसर, 2 3 5 पावर तक समझना, इतने बड़े बड़े नंबर निकालेंगे, इससे जो आंसर बात करना समझा राइट। पता कार्ड्स पत्ते खेलते ना, हाँ हाँ ये बराबर करी रे पत्ते खेलते ना, उसमें से 5 कार्ड रेंडमली निकालने का, कितना कार्ड निकालने का 5 कार्ड निकालने का नियम, ठीक है। तो आगे कुछ भी पढ़ने से पहले थोड़ा सा पत्ते का एक बेसिक नॉलेज रहना चाहिए आपको। पत्ते में टोटल कितने कार्ड होते हैं, क्या हो गया 52 कितने कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स में
दो ग्रुप होते हैं 52 के अंदर दो ग्रुप होते हैं 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं हाँ, और 26 पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं। अभी जो 26 लाल है इसमें भी 13 का दो ग्रुप है 13 पत्ते डायमंड के होते हैं मालूम है ना डायमंड होते डायमंड ठीक है और 13 पत्ते 8 लाल वाला हार्ट रहता है ना 13 पत्ते हार्ट वाले और जो ब्लैक रहता है ब्लैक इसमें भी 13 का दो ग्रुप है 13 ग्रुप रहता है क्लब का सीढ़ी बोलते हैं ना सीढ़ी हाँ वही तो 13 पत्ते होते हैं क्लब के और 13 पत्ते स्पेड्स के होते हैं ऐसा ब्लैक वाला पान देता है मिंडी को खेलो कभी मैं क्या खेले दिमाग वाले गेम और तुम लोग खेलो खेलना भी नहीं जुए में आते हैं सब 13 डायमंड 13 हार्ट 13 क्लब 13 स्पेड ऐसे टोटल 52 पट्टे तो 52 में रेड बोलेंगे तो कितना रहेगा 26 प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी ड्राइंग रेड कार्ड कितनी आएगी 26/52 ब्लैक का भी क्या आएगा सेम डायमंड बोलेंगे तो 13/52 है ना हार्ट बोलेंगे तो 13/52 क्लब बोलेंगे तो 13/52 स्पेड बोलेंगे तो भी 13/52 है कि नहीं? अब इन 13 में भी नंबर मान लो इन 13 में भी कैसा रहता है पहला एक का रहता है ए लिखा रहता है एक का एस बोलते हैं ए सी ई एस हिंदी में एक का बोलते हैं है कि नहीं एक का के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सबको नंबर काटना है इन सबको क्या होता था नंबर कार्ड इसके बाद के जो 3 पट्टे होते हैं उस पर नंबर नहीं लिखा रहता एक पे जे लिखा रहता है एक पे क्यू लिखा रहता है एक पे के लिखा रहता है जैक क्वीन किंग बादशाह बेगम गुलाम सर में अच्छे से इन तीनों को फेस कार्ड होते हैं क्योंकि इस पर फेस बना रहता है ना इन तीनों को डालते बोल फेस तो हर ग्रुप में ऐसे 13 पत्ते होते हैं स्पेड के अंदर भी ये 13 पत्ते रहेंगे क्लब के अंदर भी ये 13 पत्ते रहेंगे हार्ट के अंदर भी ये 13 पत्ते रहेंगे डायमंड के अंदर भी ये 13 पत्ते मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरे 52 कार्ड के पैकेट में कितने नंबर कार्ड होते पूरे 52 कार्ड में कितने नंबर कार्ड होते हैं एक ग्रुप में 10 है 4 ग्रुप में 40 सही है कितने फेस कार्ड रहेंगे कितने फेस कार्ड रहेंगे 4 एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड है ना 4 ग्रुप में कितने रहेंगे 12 ये सब 10वीं में था तुम लोगों को प्रकार ठीक है ना थोड़ा कार्ड का बेसिक क्लियर हो गया अभी देखते हैं 3 पत्ती कैसे क्वेश्चन नंबर 4 बस क्या बोला थे क्वेश्चन नंबर 4 में 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards 52 कार्ड में से 5 कार्ड को निकाला गया एक एक करके रिप्लेसमेंट करके तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या है एक कार्ड निकाले कितनी बार रिपीट किया जा रहा है 5 पहले एक बार निकाले फिर वापस डाल के शफल किए फिर एक बार निकाले फिर वापस डाल के शफल किए फिर एक बार निकाले तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है 5 तो एन कितना है यहाँ पर 5 एन कितना बना यहाँ पर 5 तो 5 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that अब अपने को probability निकालनी किस चीज़ की 3 चीज़ की पहली चीज़ देखो All the 5 cards are spade. इस चीज़ की probability निकालना है कि जो 5 पत्ते निकाले गए पांचों के पांचों क्या है spade जब वो आ जाए दूसरा देख only 3 cards are spade 5 में से 3 क्या है spade बाकी देख none is spade कोई भी spade नहीं है पांचों के पांचों spade छोड़ के कुछ भी है एक चीज़ देख रहे हो तीनों ही क्वेश्चन में बात किसकी चल रही है स्पेड यहाँ सक्सेस किसको मानेंगे स्पेड कार्ड के आने को सक्सेस क्या माना गया कि जो कार्ड निकाला गया वो कौन सा है स्पेड तो सब वोट कर दो पहला काम होता है क्वेश्चन समझना समझ गए तो आसान x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेस मतलब दैट इज कार्ड इज स्पेड कार्ड ये जो कार्ड खींच के बाहर निकाला गया वो कौन सा कार्ड है स्पेड वाला कार्ड ये वाला कार्ड काले पानी ठीक है ना तो ये अपना सक्सेस यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P। स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं, डायरेक्ट कम चलेगा ना, स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं बोल 13, और टोटल कितने कार्ड रहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, तो स्पेड के 13 कार्ड सैंपल स्पेस के 52 कितना आया 13/52, 13 का 13 13 चौके 52 है ना 1/4, P कितना आ गया बेटा 1/4, Q कितना रहेगा बोल 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1/4, तो ये आ गया, Q आ गया गिवन। कितनी बार ट्राई करना है, कितनी बार करके निकालना है 5 बार, n में 5, तो रैंडम वेरिएबल सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, x बिलोंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n 5, p 1/4। इसके बाद क्या लिखेंगे देखो Pn of given x is P of x is equals to x equals to nc x e raised to x q raised to n minus x, that is P of x equals to x n कितना है 5, 5cx p कितना है 1/4 raised to x, q कितना है 3/4 raised to n 5 minus x। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करें। अब 3 क्वेश्चन उसके अंदर दिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 5 कार्ड्स आर ऑल 5 कार्ड आर, पांचों के पांचों स्पेड है, मतलब x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 5, अपने को निकालना है P of x equals to 5, क्या आएगा बोलो, जिधर 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 x गिरा हुआ पास करके 5c5 1/4 raised to 5 3/4 raised to 5 minus 5, क्या आएगा बोलो 5c5 1 1/4 raised to 5, तो 1 raised to 5 1, 4 raised to 5 4 raised to 3/4 raised to 5 minus 5 0, एनीथिंग raised to 0 कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 into 1/4 raised to 5 into 1, तो 1 into 1 into 1 कितना हो गया बोलो 1 1 into 1 into 1 कितना हो गया, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 4 चौक 16 16 चौक 64 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 के 86 क्या है 4 से 24 और 1 25, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई 624 का 4 80 है, 4 से 20 तो 22 का 80 है, 4 दूनी 8 और 2 इसमें का आ गया 10, दिस इज इक्वल 52 पत्ते में से एक एक करके एक पत्ता निकाले, एक निकाले रखे, फिर एक निकाले रखे, फिर एक निकाले रखे, तो पांचों का पांचों पत्ता स्पेड का है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1024 में से एक चांस, 1024 में से, समझ में आ रही से, ये पहला आंसर हुआ। अच्छा एक काम ना मैं इधर पे मतलब क्या बोलते रहे काम चोरी कर रहा हूँ इधर पे, जो भी क्वेश्चन है ना सब वर्ड प्रॉब्लम, कौन सा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का आंसर भी किसको होना चाहिए वर्ड में, अदरवाइज यू विल लूज योर हाफ मार्क्स। याद रखना बोर्ड में हम लोगों को जो आंसर शीट चेक करने के लिए सैंपल कॉपी मिलती है उस पर वर्ड प्रॉब्लम के लिए लास्ट में वर्ड में आंसर लिखा रहेगा, तो उस पर हाफ मार्क्स लगेगा, तो सब सही करने के बावजूद भी आप आधा मार्क्स स्कोर दोगे अगर वर्ड में आंसर नहीं लिखा, तो वो एक काम मैं नहीं कर रहा हूँ, आपसे होगी करता नहीं हूँ। इधर उसने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, तो हम लोग लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड इज 1/0 समझा, वर्ड में लिख लोगे ना आप, इतना तो कर ही लोगे इंशाल्लाह। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा ना बेटा उसका आंसर हमेशा वर्ड में लिखिएगा, क्योंकि आपने जो भी सॉल्व किया है लेट विद वन के किया है, आपका मफरूजा है, आपका कंसिडरेट है कि समझ में आना चाहिए, तो लास्ट में यू हैव टू आंसर इन वर्ड्स ओनली। ओके नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 3 कार्ड्स आर फिट, सेम ही चीज़ है, पहले 5 कार्ड बोला था अब 3 बोला है, तो क्या निकालना अपने को P ऑफ x इक्वल्स टू 3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखो, क्या हो जाएगा बोल 5c3 1/4 raised to 3 3/4 raised to 5 minus 3, कितना क्या बोल 5c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका याद करो, नीचे 3 को पूरा बोल देंगे, 3 2 1, 5 को कितने डिजिट तक बोलेंगे 3 डिजिट, 5 4 3 डिजिट तक बोल देंगे, 1/4 raised to 3 1 raised to 3 1 आएगा, 4 raised to 3 4 raised to 3 3/4 raised to 5 minus 3 कितना आ जाएगा, देखिए क्या आएगा 3 से 3 कर गया, 4 को मत काटो, जानबूझ के नहीं काट रहे हो, समझे 5 into 4/2 1/4 raised to 3 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 4 raised to
4 से इधर का, सही है ना? तो 4 से 1 4 कट गया, ऊपर कितना आ रहा है 5 9 45, नीचे 4 का क्यूब और 4 4 और ये 2, तो पहले 4 4 4 चौक 16 चौक 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 का डबल कर दो, 256 का डबल 6 दूनी 12 का वो हासिल जाएगा, 5 दूनी 10 और 11 का एक हासिल किया, 2 3 4 और 1 5 ये 45 बाय 500। तीसरा क्वेश्चन थर्ड वन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वाला क्या है? तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज अ स्पेस। नन इज अ स्पेस मतलब x की वैल्यू कितनी है? एक भी स्ट्रेट नहीं है, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 0 सक्सेस, जिधर जिधर x दिख रहा है उधर उधर 0 है। 5c 0, 1/4 raised to 0, 3/4 raised to 5 minus 0। 5c 0 कितना आएगा? 1 ना, nc 0 कितना आता है? 1, 1/4 raised to 0 कितना आएगा? 1, 3/4 5 minus 0 5, 3 raised to 5 by 4 raised to 5। तो पहले 3 raised to 5 निकालें, 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, 27 दिया 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 81 इंटू 3, 3 का 3 3 में 243, कितना आ गया बोल? 243 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 5, हम भी कहते हैं ना 4 का पावर 5 यहाँ पे ऊपर 10, 4 का पावर 5 से था ना वो, ठीक है ना? ये आ गया आंसर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना आसान है, समझा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 5, the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05। एक कंपनी है जो बल्ब बनाती है और इस बात के चांसेस की उनके जरिए बनाया गया बल्ब 150 दिन के अंदर अंदर फ्यूज हो जाएगा, इसका चांस कितना है? 0.05, यानी 5% चांस है। समझ आ अच्छे से? आगे देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, ऐसे कितने बल्ब चुनने अपने को? 5, तो ट्रायल कितना है यहाँ पे? 5, एन की वैल्यू कितनी है? 5, तो इनकी कंपनी में से 5 बल्ब अपने को चुनना है, इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहला है नन, नॉट मोर देन 1, मोर देन 1, एटलीस्ट 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो एक ही में 4 क्वेश्चन समझ। यहाँ पे सक्सेस किसको मानोगे? एक बल्ब लाए अच्छा चल गया, अरे ये तो चल गया छोड़ो, दूसरा बल्ब लाए वो भी अच्छा चल गया, ये भी चल गया छोड़ो, तीसरा बल्ब लाए 150 दिन के अंदर फ्यूज हो गया, हाँ ये फ्यूज। तो सक्सेस क्या रहेगा यहाँ पर? 150 दिन के अंदर अंदर बल्ब का फ्यूज हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस दैट इज bulb will fuse within 150 days, 150 दिन के अंदर अंदर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये अपना x है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आएगा फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब 150 दिन के अंदर अंदर बल्ब के फ्यूज हो जाने की प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट दिया, 150 दिन के अंदर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिया? 0.05। गिवन है क्वेश्चन, समझा? क्यू कितना आएगा फिर? क्यू क्या होता है? क्यू क्या होता है? 1 माइनस c, तो 1 माइनस 0.05 कितना आएगा बोल? 0.95। ट्रायल कितना दिया हुआ है? ट्रायल कितने बल्ब चुनने के होते? 5 ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना है? 5। सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेगा b ऑफ 5, p कितना है? p 0.05। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना? अब लिखेंगे, देखो PMF ऑफ गिवन x, दिए गए x का PMF क्या रहेगा बोलो? P ऑफ x इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू NCx p raised to x q raised to n minus x, that is P ऑफ x इक्वल्स टू x, n है 5, 5cx, p है 0.05 raised to x, q है 0.95 raised to 5 minus x। इसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व। पहला वाला देखो क्या बोला सर? पहले में क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल फ्यूज, नन विल फ्यूज मतलब 5 में से एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, यानी p ऑफ x इक्वल्स टू 0, सक्सेस 0 है।
समझा? जिधर जिधर x है वहाँ पे 0 रख दो, क्या आएगा 5 से 0, 0.05 रेज़ टू 0, 0.95 रेज़ टू 5 माइनस 0, 5 से 0 कितना आएगा 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 1, क्या बचा 0.95 का पावर 5 में से 0 गया 5, बस यही आंसर है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा उसकी ये तो बात है। दूसरा वाला, दूसरे में क्या बोला बोल बोला नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज, नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज, एक से ज़्यादा फ्यूज नहीं होगा तो कितना फ्यूज हो सकता है 0 या तो 1 ना, 0 या तो 1, इसको लिखेंगे कैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 या तो उससे कम, 1 से ज़्यादा फ्यूज नहीं होगा, तो 1 या उससे कम मतलब क्या क्या आएगा बोल 0 आएगा और 1 आएगा, सही है। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 तो अब भी निकाले थे ना, p ऑफ x इक्वल टू 0 कितना है 0.95 रेज़ टू 5, p ऑफ x इक्वल टू 1, जिधर जिधर x है उधर उधर 1 है, क्या आएगा 5c1 0.05 रेज़ टू 1, 0.95 रेज़ टू 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा 0.95 रेज़ टू 5, 5c1 नीचे 1 रहता है तो ऊपर जो नंबर है वही आ जाएगा 0.05 रेज़ टू 1, 0.05, 0.95 रेज़ टू 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो 0.95 रेज़ टू 4 कॉमन निकाल सकते हो, बचेगा क्या, ये 5 में से 4 पावर चलेगी, कितना पावर बचा है 1 पावर बचा, प्लस ये तो पूरा ही गया, ये तो पूरा ही है ना 4 पावर, क्या बचेगा 5 इंटू 0.05, मल्टीप्लाई करके इसको 5 पर 25 का 5 ऐसे क्या 5 इंटू 0 0 प्लस 2, दो नंबर की बात करें दोनों को ऐड कर देंगे 5 और 5 10 का 0, हाथ से क्या है 9 और 1 10 को 12 का 2, हाथ से क्या है 1 प्लस 0 प्लस 0 1, दो नंबर के बाद 1.2 इंटू 0.95 रेज़ टू कैंसिल, समझे अच्छे से। तीसरा वाला क्या बोला तीसरे में मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज, मोर देन 1 विल फ्यूज, मोर देन 1 मतलब क्या क्या हो सकता है, मोर देन 1 मतलब क्या क्या हो सकता है 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा में कौन बनेगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो एक तो ये तरीका चारों को निकाल के सॉल्व करो, दूसरा तरीका जरा ध्यान से देखो, मोर देन 1 को मैं ऐसा लिखूंगा p ऑफ x, मोर देन 1 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सॉल्व करने का दो तरीका आपके पास, या तो पहले 2 3 4 5 लेके सॉल्व करो, या फिर जो ट्रिक सिखाया गया याद है 1 लिखेंगे माइनस लिखेंगे p लिखेंगे x लिखेंगे 1 लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू को किसमें सेट करेंगे, तो ये 1 को ऐसे लेंगे माइनस p, x लेस देन 1, 1 से छोटा कौन आएगा खाली 0 है, 1 से छोटा सिर्फ कौन बचा 0, ये 1 को ऐसे लेंगे माइनस को भी ऐसे लेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 निकाले थे ना, p ऑफ x इक्वल टू 0 कितना आएगा 0.95 का पावर 5, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट वन में क्या बोला बोलो एटलीस्ट 1 विल फ्यूज, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1, तो 1 से ज़्यादा चलेगा कि नहीं, बिल्कुल चलेगा, एटलीस्ट 1 कम से कम 1, कम से कम 1 मतलब 1 से ज़्यादा चलेगा, तो एटलीस्ट 1 को ऐसा लिखूंगा ना p ऑफ x ग्रेटर देन 1 क्या उससे ज़्यादा, तो 1 या उससे ज़्यादा में कौन बनाएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5, इतना करते बैठोगे क्या करोगे ट्रिक, क्या लगेगी ट्रिक दें 1 आएगा माइनस आएगा p आएगा x आएगा 1, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या बन जाएगा बोलो लेस, सभी अच्छे से एक मिनट सॉरी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, इससे ग्रेटर देन, मोर देन 1 बोला ना तो उसमें 1 को काउंट नहीं करेंगे, 1 से ज़्यादा काउंट, तो जब इधर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आएगा बोल लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू मतलब 1 को भी लेना है और उससे छोटा 0 को भी लेना है, तो यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू 0 भी आएगा, p ऑफ x इक्वल टू 1 भी आएगा, ठीक है ना, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 कितना है, p ऑफ x इक्वल टू 0 कितना है 0.95 is to 5 plus p of x equals to 1 भी तो लिख लेना, निकालिए क्या निकालिए दर्शक, p of x equals to 1 क्या है ये था ना, काम करते हैं अलग से p of x equals to 1
इधर ग्रेटर देन क्यों हटाया, समझा ना रे? मोर देन वन का मतलब क्या है, एक से ज्यादा, तो उसमें एक चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, तो उसको हटाओगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल, यानी 0 भी आएगा और 1 भी। तो ये 0 वाला तो अपने को पहले से पता था, 1 वाला निकालते, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 1 लगाओ। 5C1 0.05:1, 0.95:5 माइनस 1, करेक्ट है? या फिर इतनी मेहनत क्या हो गया, ये आपको निकालना। पहली लाइन में क्या लिखा है, p of x लेस देन इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, ये आई थी ना उसकी वैल्यू, कार्य कर 1 माइनस इसकी वैल्यू के डाल आपकी निकालेंगे ना, कितना है इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 0.95:4, खत्म, ये आंसर। अब लास्ट वाले देखिए, लास्ट वाले में क्या बोला इसकी, एटलीस्ट वन विल फ्यूज, एटलीस्ट वन विल फ्यूज मतलब या तो एक या उससे ज्यादा, एटलीस्ट वन, कम से कम वन, मतलब या तो एक या तो उससे ज्यादा, तो क्या आएगा बोल, p ऑफ x या तो 1 या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोल, 1 माइनस पी एक्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, लेस 1 माइनस पी, 1 से छोटा नंबर सिर्फ एक ही है ना, 1 0, तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कितना दिया है, 0.9। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।